जीके जीएस मॉक टेस्ट का 12वां सीरीज है। और बता दें कि जीके जीएस मॉक टेस्ट का 12वां सीरीज को शुरू करने से पहले कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबाएं ताकि आपका सारा नोटिफिकेशन समय से पहुँच सके। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस मॉक टेस्ट का 22वां सीरीज का पहला प्रश्न कौन सा है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लिंग राज मंदिर की नींव डाली थी। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। लिंग राज मंदिर का नींव डाली थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव ने। नरसिंह देव ने उड़ीसा के भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर स्थापित किया गया था। उसका नींव डाला गया नरसिंह देव के द्वारा। और बता चुका, स्थापित होने की वजह से भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मंदिरों का शहर, भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। मंदिरों का शहर। और लिंग राज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इतिहास के अनुसार निम्नलिखित राजवंशों ने उड़ीसा पर शासन किया। कूट का प्रयोग करके सही जवाब बताना है। राजवंशों का शासनकाल का सही कालक्रम बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4 आपका सीरीज में है। पहले गंग वंश, उसके बाद भोज राजवंश, उसके बाद यदुवंश राजवंश, उसके बाद सूर्यवंशी के गजपति। ये आपका चारों राजवंश जो है उड़ीसा पे शासन किए हैं। एक सीरीज में आपका है। सबसे पहले गंग राजवंश ने उड़ीसा पर शासन किया, उसके बाद भोज राजवंश, भोज के बाद यदुवंश राजवंश, उसके बाद सूर्यवंशी गजपति राजवंशों ने उड़ीसा पर शासन किया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित धातु युगों में से कौन सा युग पृथ्वी के आंतरिक क्रोध को बढ़ाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निकेल एवं लोहा, जिसको नीफे भी कहा जाता है। नीफे यानी क्रोड को नीफे भी कहते हैं, जिसमें नी का मतलब, नाई का मतलब निकेल और एफी का मतलब फेरस, और फेरस का मतलब ही होता है लोहा। लोहा का आपका संकेत है एफी यानी फेरस, लोहा जिसे आयरन भी कहा जाता है। तो आपका पृथ्वी का आंतरिक क्रोड जो है यानी नीफे जो है, मानते हैं आपका पृथ्वी है। तो पृथ्वी का सबसे अंदर का क्रोड हुआ, सबसे बाहर का ये वाला है, ये बाहर का हुआ। उसके बाद एक और लेयर दूसरा है ना, उसका सबसे अंदर ये है। तो सबसे बाहर वाला जो है वो आपका सियाल कहलाता है। इसके बाद वाला मध्यवर्ती जो है सीमा कहलाता है। और सबसे अंदर जो है नीफे कहलाता है। वही नीफे जिसको क्रोड कहा गया है। क्रस्ट, सियाल को क्रस्ट भी कहते हैं, क्रस्ट या भूपलपट्टी। सेकंड वाला मध्यवर्ती को मेंटल कहते हैं, क्रस्ट मेंटल। और लास्ट में आपका कोर है, सबसे अंदर कोर यानी क्रोड। नीफे को क्रोड या कोर कहा जाता है। इस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इंद्रधनुष कैसे बनता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न नंबर 5, शरीर का वजन। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी वस्तु का शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर। मानते हैं आपका पृथ्वी है। पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करने वाला रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री समानांतर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये 2 गोलार्धों में बांटती है। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, समानांतर रेखा, इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये वाला जो आपका छोर है, सबसे ऊपरी छोर है ना, ये आपका ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। उत्तर का है, उत्तरी गोलार्ध का ध्रुव है, इसलिए उत्तरी ध्रुव। और ये जो आपका है दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार से अगर बांटे 37 डिग्री, 45 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री, तो सबसे ऊपर जो है आपका ध्रुव है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार से विषुवत रेखा पे आपका किसी वस्तु का वजन जो होगा वो शून्य होता है। विषुवत रेखा पर शून्य होगा, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे, लेकिन ध्रुव पे सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे आपका विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे या नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो आपका वस्तु का भार में वृद्धि होते जाता है। ये तो पृथ्वी के ऊपर की बातें हुई। पृथ्वी के अगर अंदर की बातें करें तो जैसे जैसे आपका अंदर की ओर जाएंगे पाताल में, तो वहाँ पर भी आपका भार में वृद्धि होगा, वजन में वृद्धि होगा। और अगर ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, तो आपका वजन में कोई वृद्धि नहीं होता है, लेकिन भार में कमी आती है। नेक्स्ट इस प्रकार से आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, प्याज परिवर्तित रूप है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तने का। यानी प्याज के तना को हम लोग उपयोग करते हैं, खाते हैं, यानी प्याज तना का परिवर्तित रूप है। प्याज आप लोग देखे होंगे। इस प्रकार से अगर प्याज है तो नीचे आप देखेंगे छोटा छोटा आपका बाल के जैसा जव आता है। ये तो आपका जव हो गया। ऊपर आपका पत्तियां होती है। तो बीच वाला जो भाग हुआ ये प्याज, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं,
यही आपका तना है, ये तना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे सबसे पहले। प्रश्न नंबर 8, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। बता दें कि भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल को भारत में रेल चला था, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, और 1853 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट तो रिअरेंज कर सकते हैं, डाक टिकट और रेल दोनों का संबंध एक ही से, यानी डाक टिकट जिस वर्ष जारी हुआ तो उसी वर्ष आपका रेल चला था भारत में पहली बार। अगर कार्यकाल की बातें करें लॉर्ड डलहौजी का, इसका कार्यकाल जो है 1848 से 1856 तक आपका लॉर्ड डलहौजी अपना कार्यकाल को संभाले हैं। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि रेल का शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और इसी के समय भारत में पहली बार 1853 में जो रेल चली थी, यही वजह रहा कि आपका लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माल के उत्पाद पर। उत्पाद शुल्क माल के उत्पाद पर, वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। भारत का प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देहरादून में। और बता दें एक बात कि जब वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो आप अपने हिसाब से उसके स्पीड को सेट करें। अगर ज़्यादा स्पीड लगता है तो उसे कम कर सकते हैं। आप दाहिने कॉर्नर पे देखेंगे 3 आपका बिंदु का निशान दिखेगा, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो स्पीड आएगा लिखा हुआ, वीडियो स्पीड। इस पे जाकर क्लिक करेंगे वीडियो स्पीड पे तो आपको दिखेगा कम करने के लिए रहेगा। सामान्य होगा, सबसे पहले लिखा हुआ रहेगा सामान्य, हिंदी में, इंग्लिश में रहेगा नॉर्मल। इंग्लिश में आपका मोबाइल अगर लैंग्वेज है तो नॉर्मल लिखेगा, है ना। तो नॉर्मल से अगर कम करना है तो ऊपर क्यों जा सकते हैं, 0.75 कर सकते हैं, 0.50 कर सकते हैं। अगर स्पीड करना है, नॉर्मल से तेज करना है तो 1.25 पे जा सकते हैं। उसके बाद 1.50 पर जा सकते हैं, 1.5 गुना हो जाएगा। 1.75 पे जा सकते हैं, 2 गुना हो जाएगा। फिर आपका 2 पे जा सकते हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं वीडियो के स्पीड को, और रिजोल्यूशन को भी सेट कर सकते हैं। 240 पे देखें, 360 पे देखें, आपका नेट ज़्यादा खत्म नहीं होगा, नेट आप यूज कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 12, 11 का जवाब देखें, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, तो आपका सैन्य अकादमी आपका देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसी आनंद मठ से लिया गया है। बता दें कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ पूछा ही गया है कि राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय गीत आपका क्या है, वंदे मातरम है, और आपका आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक से लिया गया उपन्यास से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ किस देश में हुआ है? ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट करके बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलिस्तीन में। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय जो हुआ फिलिस्तीन में हुआ है, वहीं से ही आपका फिलिस्तीन से ही आपका यहूदी और ईसाई धर्म का कहें तो जन्म हुआ है। प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 15, गोबर गैस का मुख्य घटक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन जो है वो गोबर गैस का मुख्य घटक है। अगर बता दें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे, करो या मरो। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जलियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल ओडायर। माइकल ओडायर जो थे वो जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का आदेश दिए थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक स्थान पे यह हत्याकांड हुआ था। और कैसे हुआ था, तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जारी किया गया रॉलेट एक्ट 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट जारी किया गया था। एक कानून था रॉलेट एक्ट, और इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इस कानून को काला कानून ही कहा गया, क्योंकि शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ना गिरफ्तार होने के बाद ना कोई वकील चलता, ना दलील होता, यानी बिना वकील बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता रॉलेट एक्ट को। और इसी कानून के तहत 2 व्यक्ति डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत ही। और इसी के विरुद्ध में एक जनसभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में, और इसी जनसभा पे आपका अंधाधुंध गोली चलवा दिया गया था माइकल ओडायर के द्वारा आदेश जारी करके। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जिसमें लगभग 1600 राउंड गोलियां चली थी। और 1600 राउंड गोली जब चला था तो बहुत सारे लोगों की हत्या हुई उस जलियांवाला बाग हत्या कांड में। जलियांवाला बाग स्थान पे आपका उस बाग में एक कुआं था। गोली चलने के बाद बहुत सारे लोग दौड़ के भागने लगे और अनेकों लोग आपका कुएं में गिर गए,
बिना गोली लगे ही आपका कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, आपका कुएं में दब जाने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चौरी चौरा कांड के कारण। असहयोग आंदोलन जब 1920 में शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी कह दिए थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन करना है, लेकिन असहयोग आंदोलनकारियों ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर ग्राम में एक थाना था, उसी थाना में आंदोलनकारियों ने उत्तेजित होकर गुस्से में आकर के आग लगा दिए थे, जिससे 21 सिपाही जल करके मर गए थे। और इसी घटना से क्षुब्ध होकर के आपका चौरी चौरा हत्याकांड घटना से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, क्योंकि हिंसा हो गई थी, थाना में आग लगा दिया गया, 21 पुलिसकर्मियों की जान चल गई। प्रश्न नंबर 18, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होना। मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड उसे कहा जाता है जब आपका निर्यात पे यानी एक्सपोर्ट करना है किसी माल को एक देश से दूसरे देशों पर या एक राज्य से दूसरे राज्यों में, या फिर आयात करना है किसी देश से मंगाना है माल को या किसी एक राज्य से दूसरे राज्यों को मंगाना है यानी इंपोर्ट करना है, तो ऐसी स्थिति पर कोई प्रतिबंध, ज़्यादातर आपका एक देश दूसरे देश से आपका ज़्यादातर व्यापार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, तो इसे ही आपका मुक्त व्यापार कहा जाता है, फ्री ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। छपाई और आपूर्ति कौन करता है। सप्लाई करना है और छपाई भी करना है। करेंसी नोटों का छपाई और आपूर्ति किसके द्वारा किया जाता है। ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ये तो आपका मुद्रण करती है। अब आती है बात आपूर्ति करने का, तो आपूर्ति भी आपका सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन कहेगा निर्गमन यानी जारी कौन करता है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई सिग्नेचर, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं सिग्नेचर करते हैं, तो छपाई करते समय सिग्नेचर पहले कर दिया जाता है और सिग्नेचर को स्कैन करके हर एक नोटों पर वही आपका सिग्नेचर जो स्कैन किया हुआ है वो डाल दिया जाता है। तो आरबीआई आपको जारी करती है, निर्गमन करती है, लेकिन मुद्रण और आपूर्ति, सप्लाई और छपाई जो है वो सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लाइव ने सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में हराया था। प्रश्न नंबर 21, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले शासक शाहजहां हैं। इन्होंने 1638 ईस्वी में राजधानी को आगरा से दिल्ली ले गया था। और बता दें कि दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के दाहिने तट पर, यमुना नदी के दाहिना जो तट है वो दाहिने तट पर शाहजहांबाद का नींव डाली थी। शाहजहां ने शाहजहांबाद का नींव डाली थी यमुना नदी के दाहिने तट पे, शाहजहांबाद का नींव डाली थी। और मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया है, और इसका मुख्य कलाकार बेबादल थे, बेबादल। मयूर सिंहासन निर्माण करने वाले भी आपका शाहजहां हैं, मयूर सिंहासन, और मयूर सिंहासन के कलाकार जो हैं वो बेबादल हैं। तो शाहजहांबाद का स्थापना शाहजहां ने यमुना नदी के दाहिने तट पर किए थे, और वहीं आपका जो दिल्ली वही स्थान कहलाया बाद में, तो यहीं आपका आगरा से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरित 1638 में कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 22, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पलिया। पलिया को तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली, अस्प्लिन भी कहा जाता है, अस्प्लिन कहें, पलिया कहें या तिल्ली कहें, तो ये मलेरिया रोग से प्रभावित होता है, ये अंग है शरीर का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। प्रश्न नंबर 24, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 25, मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंध है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित नृत्य है। प्रश्न नंबर 26, शरीर में खाली स्थान की कमी से घेंगा रोग होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और बता दें कि व्यक्ति को हमेशा आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक मार्केट में आपको मिलता है, उस नमक को पैकेट युक्त जो नमक होता है आयोडीन युक्त नमक, उसका सेवन करें, यूज करें, बहुत अच्छा होता है, इससे आपका घेंगा रोग से बचाएगा। और बता दें कि घेंगा रोग को ग्वाइटर भी कहा जाता है।
ग्वाइटर, ग्वाइटर भी कहा जाता है। और इस रोग के कारण जो गला होता है वो गला में थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड और पैराथायराइड दोनों होता है, लेकिन यहाँ थायराइड की बातें कर रहे हैं। थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, यानी फूल जाता है, इसलिए घेंगा बीमारी हो जाता है जब थायराइड ग्रंथि सूज जाता है। तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूर करें। प्रश्न नंबर 27, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाना साहब। नाना साहब कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं। बिहार से बातें करें तो कुंवर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। प्रश्न नंबर 28, वर्ष 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जे नेहरू ने किए थे। प्रश्न नंबर 29, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जिसे शॉर्ट में हम लोग अमेरिका भी कहते रहते हैं। तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चिनूक हवाएं बहती है। और बता दें कि चिनूक जो हवाएं हैं वो यूएसए और कनाडा में, सिर्फ यूएसए ही नहीं, कनाडा जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यूएसए और कनाडा ये दोनों देशों में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ, रॉकी पर्वत श्रेणी जो है, रॉकी पर्वत, तो इसी रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली चिनूक हवाएं हैं। और बातें करें कि हवा किस तरह का है, तो गर्म है। चिनूक गर्म और शुष्क हवा है, गर्म या शुष्क, या यहाँ पे देखें गर्म या शुष्क हवा है चिनूक। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय भी कह सकते हैं, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये आपका राष्ट्रपति लोकसभा 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ये व्यवस्था थी पहले, लेकिन अभी वर्तमान में व्यवस्था नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया है। आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट करने वाला व्यवस्था ये आपका खत्म हो गया है 2020 से ही। प्रश्न नंबर 31, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, ध्यान से ऑप्शन को देखें, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। इनकी वेतन की बात करें तो 4 लाख रुपए आपका उपराष्ट्रपति का वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया पर महीना है। प्रश्न नंबर 32, भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 33, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करते हैं। बता दें कि अनुच्छेद 110 के 3 के उपबंधों के तहत यह कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो 110 के 3 के द्वारा यह निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। प्रश्न नंबर 34, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके जांच के लिए की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके पहले प्रश्न आ चुका था जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित, जबकि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, और इसी हंटर आयोग के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच किया गया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जेसी हंटर थे, जेसी हंटर। और इन्हीं जेसी हंटर के नाम पर ही, अध्यक्ष होने की वजह से ही जेसी हंटर के नाम पे ही आपका हंटर आयोग नाम रख दिया गया था। और इस आयोग ने 28 मई 1920 को 28 मई 1920 ईस्वी को अपना रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। और कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए पंजाब जांच समिति का गठन किया था। पूछेगा एग्जाम प्रश्न दागेगा कि पंजाब जांच समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के उद्देश्य से। और ये पूछेगा कि पंजाब जांच समिति का अध्यक्षता किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ये पंजाब जांच समिति का अध्यक्षता किए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने में। और कांग्रेस के द्वारा गठन करवाया गया था पंजाब जांच समिति का, और हंटर आयोग अंग्रेजी सरकार के द्वारा गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 35, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। मंगोलों ने चंगेज खान के अधीन भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। बता दें कि इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में सबसे पहले मंगोलों ने चंगेज खान के अधीन भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खान के पीछा करते हुए, चंगेज खान जब भारत आ रहे थे तो उनका पीछा करते हुए मंगोलों ने भारत पहुंच गया। और उस समय आपका भारत में दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश शासक थे, और इल्तुतमिश की बुद्धिमत्ता से यह संकट टल गया था ज़्यादा, यानी मंगोलों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया दिल्ली सल्तनत को। और इल्तुतमिश की मृत्यु बता दें कि अप्रैल 1236 ईस्वी को हो गई थी।
और 1221 में आपका मंगोलों ने आक्रमण किया था चंगेज खां के अधीन। चंगेज खां के पीछा करते हुए आ गया था मंगोलों ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्लूटो। हालांकि प्लूटो यानी यम या ग्रह की श्रेणी में अब नहीं रहा। 2006 ईस्वी में ही इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि ग्रह के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए प्लूटो अब ग्रह के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करने की वजह से ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसलिए सबसे छोटा ग्रह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 37, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने बताया सबसे पहले पृथ्वी गोल है। आप लूसेंट में देखेंगे पढ़ेंगे तो बताएगा पृथ्वी सबसे पहले किसने बताया कि गोल है, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस। कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसा ऑप्शन देखेंगे वैसा काम करेंगे। प्रश्न नंबर 38, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, मैकमोहन रेखा कौन से देशों को पृथक करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत और चीन। इसका ट्रिक है याद करने का, मोहन, मैकमोहन में आपका मोहन है तो मोहन केतारी चीभा, तो मोहन से मैकमोहन रेखा, केतारी साइलेंट रहेगा और ची से चीन हो जाएगा और भा से भारत हो जाएगा, ची से चीन और भा से भारत, तो मोहन केतारी चीभा, तो रहीम फिन दूसरा, रहीम फिन दूसरा, वो चीव लिया तो रहीम क्या हुआ, रुस गया, रहीम फिन दूसरा। आप बोलेगा इसमें कैसे था कि मोहन तो मैक मोहन, तो रहीम यहाँ पे है तो मैन रहीम, एक रेखा का नाम है मैन रहीम, तो रहीम से मैन रहीम रेखा होगा, और फिन से फिनलैंड और रूस से, है ना, रूस हो जाएगा, दूसरा से रूस हो जाएगा, और फिन से फिनलैंड, फिनलैंड और रूस के बीच में आपका मैन रहीम रेखा है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मोहन केतारी चीभा, है ना, रहीम फिन दूसरा, रहीम फिन दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसके आपका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा ध्यान से देख लें, और नहीं तो वीडियो का स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन झारखंड सही जवाब होगा, क्योंकि कर्क रेखा से गुजरती है, झाड़ से झारखंड है। लेकिन आपका 3 जो अन्य राज्य है ये आपका कर्क रेखा से नहीं गुजरते, कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। और बता दें, इसके पहले जो सवाल आया था एक दूसरे देशों के बीच बॉर्डर का नाम जो आया था, ये पूरे विश्व में जो जो आपका इंपॉर्टेंट बॉर्डर है अलग अलग देशों के बीच में, उस बॉर्डर को उसी प्रकार से याद करवा दिया जाएगा जैसा कि अभी बताएं, 2 बॉर्डर के बारे में, मैकमोहन रेखा और मैन रेखा, उसी प्रकार से अन्य को भी सेटिंग से याद करवा दिया जाएगा। जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह का वीडियो बना दीजिए सर, है ना। बहुत प्रॉब्लम होता है और रियल में प्रॉब्लम होता है, बॉर्डर अलग अलग देशों के बीच में जो है वो याद नहीं हो पाता किसी किसी से, और किसी से याद भी होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है ना, भूल जाते हैं। कमेंट करेंगे आप लोग जितना अधिक से अधिक, आपको बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए परतदार। हिमालय क्षेत्र के चट्टान जो है परतदार है। परतदार को बता दें किसे तलछट्टी, परतदार कहें तलछट्टी कहें या आप शादी कहें, अब शादी भी कह सकते हैं, अब शादी चट्टान या परतदार चट्टान या तलछट्टी चट्टान कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, हवा के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी निरपेक्ष आर्द्रता। हवा के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओजोन। वातावरण में ओजोन जो गैस है वायुमंडल में, ओजोन गैस ही आपका सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित कर लेता है, और ये अगर ओजोन परत अवशोषित न करे तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट जब धरती पर पहुंचेगा तो इसे आपका मनुष्य एवं जंतुओं में बहुत घातक बीमारी फैला देगा। और घातक बीमारी जो होगा, है ना, मनुष्य और जंतुओं के जो स्किन होंगे, स्किन यानी जो आपका त्वचा है उसमें त्वचा बीमारी फैला देगा, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर फैलाएगा, और स्किन कैंसर जब होगा तो एक घातक बीमारी से व्यक्ति और जंतु जो है, मनुष्य और जंतु की मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपका एक सुरक्षा का काम करता है ओजोन परत, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। हालांकि ओजोन में छिद्र हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के भू पृष्ठीय स्तर को इस नाम से पुकारते हैं? अब इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके, इसी वीडियो में आपका इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है। अब बता सकते हैं ध्यान से ऑप्शन को देख करके, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को अन्य नाम से जाना जाता है भूपृष्ठ, यानी भूपरिपटी इसको कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सियाल। भूपृष्ठ को भूपरिपटी को सियाल भी कहा जाता है, बता कर गए थे, देखें। प्रश्न नंबर 45, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया था, चार्ल्स विल्किंसन। प्रश्न नंबर 46, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया, आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है और इसी कॉर्निया को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
ग्राहक की आंखों में, यानी जिसे दान दिया जाता है, जिसकी आंखें खराब होती है उसकी आंखों में कॉर्निया को ही आपका प्रतिरोपित किया जाता है, यानी लगा दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, और दान जो देता है वो कॉर्निया को दान देता है। प्रश्न नंबर 47, एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? ध्यान से ऑप्शन को देखें। एथलीट फुट की खुजली, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कवक यानी फंगस के कारण, फफूंद के कारण एथलीट फुट की खुजली होती है। प्रश्न नंबर 48, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के ए। प्रश्न नंबर 49, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है। बता दें कि इसका एक ट्रिक है, बैजू ने हापा नाला, बैजू ने हापा नाला, नाला को हाप लिया, जिसमें बाय से आपका बैगनी होगा, जू से जामुनी होगा, ने से नारंगी, हा से हरा, पा से पीला, आ साइलेंट होगा, पा से पीला, ना से नीला और ला से लाल। इस प्रकार से लाल का विचलन सबसे कम होता है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से सबसे अधिक जो विचलन होता है बैगनी का होता है। तरंग दैर्घ्य की बातें करें तो लाल का ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका तरंग दैर्घ्य कमते जाएगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है। इसे याद करें, बैजू ने हापा नाला, बैगनी, जामुनी, आपका नीला, हरा, पा से पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार से याद कर लें। प्रश्न नंबर 50, लास्ट प्रश्न इस सीरीज का, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह स्थल कहां से मिला है? कोठार मतलब अनाज संग्रह स्थल, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। कोठार यानी कि अनाज संग्रह स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है हड़प्पा सभ्यता में।